Hello, my dear students. All fine? In the last class, we studied an elementary school classroom in a slum. I hope you would have enjoyed the complete lecture. Today, we are going to understand the question answer and the abstraction of this chapter. As all of you know, that your poetry section will be divided into two sections. There will be an abstraction and the abstraction will be of 4 marks. In those 4 marks, the questions will be divided into 4 groups. There will be 4 questions. Obviously, each question will contain 1 mark. Sometimes the number of questions may differ. There might be only 3 questions. It means one of all 3 questions will be of 2 marks. मैंने जब आपकी शुरुआत की थी क्लास की, उस समय मैंने आपको एक बात समझाया था, शायद आपको याद होगा। मैंने आपकी सिलेबस समझाई थी और उस सिलेबस में बताया था कि फ्लेमिंगो से 30 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और वो 30 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। 20 नंबर रहेगा स्टोरी सेक्शन से, प्रोज सेक्शन से। उस 20 नंबर का डिवीजन होगा 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 2-2 मार्क्स का। तो 5 गुना 2 करोगे आप तो 10 होता है और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का। कभी कभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 हो जाते हैं, मार्क्स 10 ही रहता है, तो वो 5-5 का उसका जो आकार है वो छोटा कर दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर 10 नंबर का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको लिखना है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? प्रोज सेक्शन, कहानी सेक्शन, यानी वो 20 नंबर का रहेगा। रही बात पोएट्री सेक्शन, जिसको कविता वाला हिस्सा कहते हैं, वो 10 नंबर का रहता है। उस 10 नंबर में से कोई एक एक्सट्रैक्शन का आपको जवाब लिखना है। तो पहले हम लोग इसको समझने से पहले ये समझने कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है। यू विल बी गिवन एनी 4 or 5 लाइन्स फ्रॉम एनी ऑफ द पोएम्स ऑफ योर बुक एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज 4-5 लाइन्स। आपको 4-5 पंक्तियां दे दी जाएगी किसी कविता से और उन पंक्तियों पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे आपको उसका जवाब लिखना है अपने ढंग से। तो कई बार क्या होता है, जैसे आज हम लोग 2 एक्सट्रैक्शन को पढ़ रहे हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एसलम का, तो उसमें ढेर सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अपने आप निकल जाएंगे और दोनों का दोनों एक्सट्रैक्शन तो आना नहीं है। समूचे बुक से 2 एक्सट्रैक्शन के एग्जाम में रहेगा और किसी एक एक्सट्रैक्शन का आपको जवाब देना है। तो हमने तो यहाँ एक पोएम से ही 2 एक्सट्रैक्शन निकाल लिया, तो निश्चित रूप से कोई अगर आ भी गया तो एक एक्सट्रैक्शन आएगा, तो बाकी जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो उसी से निकल जाता है। तो अलग से स्पेशली तैयारी करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इस सेक्शन को समझने का, जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू विल हैव टू कोऑपरेट मी एज वेल। As much as you cooperate me, in the same direction I would move on. आप जितना ज्यादा मेरी मदद करोगे उतने ही ज्यादा मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता रहूंगा। आप सारे लोगों को पता है कि आपके कोऑपरेशन से ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुझे किसी और के कोऑपरेशन की जरूरत भी नहीं है और मिलती भी नहीं है। तो आपको मुझे कोऑपरेट करना है और इस ढंग से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जहां दुविधाएं हो, जहां परेशानियां हो, निश्चित रूप से आप कॉल करके, YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में जा करके या व्हाट्सएप के थ्रू जरूर मुझे बता दें। और एक बात, आपकी जो नोट्स है, जो मैं बार बार कहता हूं, वो हिंदी वर्जन में है, हिंदी टू इंग्लिश होता है। तो अभी हम लोग एक डायलेमा में है, वी आर स्टिल इन डोल्ड्रम। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन अपकमिंग न्यू फ्यूचर? आई एम प्रिटी श्योर that within 20 to 30 days our class will move on as usually. So I am thinking to provide you the notes after opening the class, after opening of the class. तो जो चीजें नोट्स में है हिंदी में,
उसी को तो मैं बोर्ड पर इंग्लिश करवाता हूँ। तो अभी हो क्या रहा है कि उसकी सारी इंग्लिश आपको यहाँ बोर्ड पर दी जा रही है, यानी आप जैसे ही नोट्स लेते हो उसका हिंदी वर्जन आपको मिल जाएगा अपने आप। तो दोनों चीजों को मिला करके समझना एकदम आसान हो जाता है, आपको फिर कहीं किसी से पूछने पाछने की कोई जरूरत नहीं है, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इन केस अगर ये संभावना नहीं बनती है कि हम लोग फिर एक साथ अभी इस साल हो पाए, वो हम लोग 15 दिन का मैं वेट कर रहा हूं, तो मैं पीडीएफ के थ्रू नोट्स डालना शुरू कर दूंगा ताकि आपकी जो समस्या है, और अभी मैं आपके क्वेश्चन आंसर को रोक नहीं रहा हूं, मैं लिखता जा रहा हूं बोर्ड पर, आप उसको जरूर फॉलो कीजिए और उसको तैयार करना शुरू कीजिए। केवल ये आने वाले समय सुविधा आपको मिल जाएगी, इसी का हिंदी वर्जन जो है नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर क्लास शुरू हो जाती है तो द बेस्ट, अगर नहीं हो पाती है तो पीडीएफ के थ्रू आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। देख रहे हैं आप एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखा हुआ है, जो पिछले लेक्चर में ही हम लोगों ने सुन लिया। आज का जो पहला एक्सट्रैक्शन है वो है, लिखा है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टॉर्न अराउंड their pallor, the tall girl with her weight down head, the paper swimming boy with red eyes. These 4 or 5 lines indicate the pathetic state of those children who are studying in that school, of those children who live in slum area. So, let us try to understand these 4 or 5 lines. The poet says that काफी तीव्र हवा के झोंकों में इन बच्चों के, किन बच्चों के, जो बच्चे झोपड़पट्टी के इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इन बच्चों के बाल बिखरे हुए हैं मस्तक पर। ऐसा लगता है जैसे देयर हेयर इज अनकॉम्ड एंड अनकैम्प्ड, कभी बाल में कंघी नहीं डाली गई हो, कभी तेल साबुन शैम्पू नहीं किया गया हो, बड़ी दुर्दशा है, उनके बाल उनके मस्तक पर बिखरे हुए हैं। एक लंबी सी लड़की है जिसका गर्दन झुका हुआ, क्यों झुका हुआ हम लोग क्वेश्चन आंसर में देख ही रहे हैं। उसके बाद एक बच्चा है जिसके चेहरे की रंगत पेपर की तरह, कागज की तरह है और आंखें चूहे की तरह छोटी छोटी है। अब हम लोग इसको डील करते हैं, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डू यू थिंक आर दी चिल्ड्रन सिटिंग? आपके अनुसार आप क्या सोचते हो ये बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं? याद है ना ये लोग कहाँ बैठे हुए थे? अपने क्लासरूम में। स्लम एरिया का जो झोपड़पट्टी का जो इलाका है, उस इलाके के एक प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम में ये लोग बैठे हुए हैं। दीज चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लासरूम, ये बच्चे बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं? क्लासरूम में ऑफ ए स्कूल विच इज सिचुएटेड, सिचुएटेड को हिंदी में हम लोग कहते हैं अवस्थित, स्थित। तो वे लोग एक ऐसे क्लासरूम में बैठे हुए हैं जो स्कूल विच इज सिचुएटेड, जो अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? इन ए स्लम एरिया, स्लम मतलब झोपड़पट्टी होती है, यानी एक झोपड़पट्टी में ये स्कूल अवस्थित है, वहीं ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ दीज चिल्ड्रन लुक? इन बच्चों का चेहरा और बाल कैसा लगता है, कैसा दिखता है? तो देखते हैं क्या जवाब है। देयर फेसेस आर ग्लोलेस, ग्लो मतलब होता है चमक, और चेहरे की चमक पोषक तत्वों से आती है। और जैसा मैंने लेक्चर में भी कहा था कि जिन बच्चों को खाना ही नहीं मिलता है, the children who cannot get even 2 times meal, how will they be able to manage their nutritive food? जो बच्चे 2 टाइम के खाना नहीं जुटा पाते, वो पोषक आहार कहाँ जुटा पाएंगे? और चूंकि पोषक आहार नहीं है तो चेहरे की जो चमक होती है वो चमक भी उनमें नहीं है। Their faces are glowless, उनका चेहरा चमक विहीन है, एंड लाइफलेस, लाइफलेस मतलब निर्जीव। ऐसा लगता है कि आप सांस लेने से जान पाओगे वो जिंदा है, लेकिन शक्ल मुर्दों जैसी है, चेहरे पर मुर्दानी छाई हुई है, रंगत खत्म हो गया है। तो उनके चेहरे पर कोई सजीवता का लक्षण नहीं है और उनका चेहरा चमक विहीन है। अगला है, देयर हेयर इज अनकॉम्ड, अनकॉम्ड
मैंने कंघी नहीं किया हुआ, उनके बाल में कंघी नहीं की हुई है। एंड लुक्स लाइक रूटलेस वीड्स। वीड्स को कहते हैं तिनका, सूखा तिनका। घास जब सूख जाता है तो सूखा हुआ घास को हम लोग वीड्स कहते हैं, या कच्चा घास भी उसको वीड्स, तृण क्या, तृण शुद्ध हिंदी में हम लोग कहेंगे। तो वो लोग, उनके बाल किस तरह से लगते हैं, जड़ विहीन तिनके की तरह, सूखे तिनके की तरह, और बाल मस्तक पर बिखरे हुए हैं। Why is the head of the tall girl weighed down? Weighed down, झुका हुआ। तो उस लंबी सी लड़की का जो गर्दन है वो झुका हुआ क्यों है, आपसे पूछा गया। तो देखते क्या है, The head of the tall girl is down. उस लंबी सी लड़की का सिर झुका हुआ है ड्यू टू, आप सबको पता है ड्यू टू मतलब के कारण से या की वजह से। तो द हेड ऑफ द टॉल गर्ल इज डाउन ड्यू टू, उस लंबी लड़की का गर्दन झुका हुआ है किसकी वजह से, ड्यू टू हर पॉवर्टी, गरीबी की वजह से। गरीबी का जो जंजाल है, गरीबी का जो बोझ है, वो उसको ढोने से असमर्थ है, इसलिए उसका गर्दन झुका हुआ है। सी इज कैरिंग, कैरी मतलब ढोना होता है, वो ढो रही है, क्या ढो रही है, द बर्डन ऑफ प्रॉब्लम, पेन एंड पॉवर्टी, वह समस्याओं का, दर्दों का और गरीबी का, इन सारी चीजों का बोझ ढो रही है, और उस अदृश्य बोझ से ही उसका गर्दन झुका हुआ है। आगे देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेपर स्विमिंग बॉय विद रैट्स आइज। आप इस उक्ति से क्या समझते हो, पेपर स्विमिंग बॉय विद रैट्स आइज, एक ऐसा बच्चा दुबला पतला, आंखें छोटी छोटी, चूहे की तरह। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द बॉय इज एक्सट्रीमली लीन एंड थीन। लीन एंड थीन की हिंदी होती है दुबला पतला, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, इट मीन्स इसका मतलब है द बॉय इज एक्सट्रीमली लीन एंड थीन, इसका मतलब है कि वह बच्चा बहुत ही दुबला पतला है। हंगर पीप्स, हंगर मतलब तो आपको मालूम है भूख, अब पीप मतलब होता है झांकना, जैसे हम लोग खिड़की से झांकते हैं। तो हंगर पीप्स थ्रू हिज आईज, उसकी आंखों से ही भूख झलकती है, दर्द झलकता है, निराशा हताशा झलकती है। वह बच्चा काफी लाचार और असहाय और निर्बल है। अगला देखते हैं, अगला एक्सट्रैक्शन है सेकेंड एक्सट्रैक्शन। ऑन शॉर्ट क्रीम वॉल्स, डोनेशंस, शेक्सपियर हेड, क्लॉडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, बेल्ड फ्लोरिज, टायरलेस वैलीज, ओपन-हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ऑन शॉर्ट क्रीम वॉल्स, स्कूल के दीवारों का रंग शॉ क्रीम यानी भद्दा पीला, ऑफ वाइट, यानी कि पुताई लंबे समय से जब नहीं होती है तो कैसे भद्दा पीला पीला टाइप का लगने लगता है, वैसा है। शेक्सपियर्स हेड क्लॉडलेस एट डॉन, वहां टंगा हुआ है, डोनेशन में दिया हुआ। डोनेशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, दान। दान में दी गई पेंटिंग टंगी हुई है। तो कैसी कैसी पेंटिंग है वो हम लोग देखते हैं। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर है। क्लॉडलेस एट डॉन, DAWN, डॉन की हिंदी सवेरा होता है, एकदम खुला आकाश, उगता हुआ सूरज, इसकी पेंटिंग है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, नगर के गुंबदाकार भवन है उनकी तस्वीर है। बेल्ड फ्लोरी, टायरोलेस वैली, टायरोलेस वैली जो है वो इटली में है, और वहां की जो खूबसूरती घाटी जो है वो फूलों से आच्छादित है, वो है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और एक मैप भी है, मानचित्र भी है। तो वहां क्या क्या चीजें हैं, शेक्सपियर का तस्वीर है, गुंबदाकार भवनों से सजा हुआ नगर का तस्वीर है, उगते हुए साफ आकाश, उगते हुए सूरज के साथ साफ आकाश की तस्वीर है, और घाटी की तस्वीर है। ये सारी तस्वीरें हैं। अब हमें इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है। क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स।
क्लासरूम वॉल्स यानी कि क्लासरूम के दीवारों का रंग कैसा है। एक, व्हाट डज दिस कलर सजेस्ट, इस कलर का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। यानी कि जो क्लासरूम वॉल आप देख रहे हो, दीवारों की जो रंगत देख रहे हो, उसका मतलब जो शॉर्किंग का है, इसका मतलब क्या है। तो देखते हैं क्या है। द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स इज ऑफ व्हाइट, क्लासरूम के दीवारों की रंगत ऑफ व्हाइट है। ऑफ यानी हल्का पीला पर लिया हुआ, उजला क्रीम कलर का। इट सजेस्ट्स द मेजरेबल कंडीशन ऑफ द स्कूल, मेजरेबल कंडीशन को हिंदी में हम लोग दयनीय स्थिति कहते हैं। यानी ये दर्शाता है, किसको दर्शाता है, स्कूल की दयनीय स्थिति, यानी लंबे अरसे से उस स्कूल में ना तो पुताई हुआ है, ना रंगाई हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अगला है, व्हाट डू दीज क्लासरूम वॉल्स हैव, इन क्लासरूम की दीवारों पर क्या क्या चीजें हैं। तो देखते हैं। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम हैव मेनी डोनेटेड पिक्चर्स, जो क्लासरूम की जो दीवारें हैं वहां पर बहुत सारी क्या है, डोनेटेड पिक्चर्स हैं, डोनेटेड। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम हैव मेनी डोनेटेड पिक्चर्स, डोनेटेड मतलब दान में दिया हुआ। उन दीवारों पर टंगी हुई हैं बहुत सारी दान में दी गई तस्वीरें। दीज पिक्चर्स आर ऑफ शेक्सपियर, ये तस्वीरें किनकी है, शेक्सपियर की है। ब्यूटीफुल वैली, वैली मतलब आप जानते हो घाटी होती है, सुंदर सुंदर घाटियों की। वर्ल्ड मैप, दुनिया की मानचित्र है। बिल्डिंग विद डोम्स, डोम्स मतलब गुंबदाकार, गुंबदाकार बिल्डिंग, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति भवन सब है, वो गुंबद बना हुआ, उस तरह की बिल्डिंग, खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग है। अगला है, व्हाट डज ओपन हैंडेड मैप मीन, ओपन हैंडेड मैप का मतलब क्या है। तो ओपन हैंडेड मैप इज फॉर द रिच एंड पावरफुल पीपुल, ओपन हैंडेड मैप मतलब उन लोगों को द्योतक, उन लोगों को दर्शाता है जिन लोगों के लिए कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है। फॉर देम द स्काई इज लिमिट, देयर इज नो होराइजन फॉर देम, दे आर द रिच एंड पावरफुल पीपुल, दे डिसाइड अवर फेट एंड फ्यूचर। ये ऐसे लोगों के बारे में है, जो ऐसे ताकतवर और पैसे वाले लोगों के बारे में है, जो हमारी किस्मत का निर्धारण करते हैं। ये डिक्टेटर्स होते हैं, तानाशाही होते हैं, हिटलर सब जैसे। तो ओपन हैंडेड मैप इज फॉर द रिच एंड पावरफुल पीपुल, ओपन हैंडेड खुला जो मानचित्र है वह किसके लिए है, रिच एंड पावरफुल पीपुल, जो धनी लोग हैं और ताकतवर लोग हैं उनके लिए है। दे ड्रॉ देयर ओन मैप, ड्रॉ मतलब होता है खींचना, वे अपने मानचित्र को खुद से खींचते हैं। एंड फोर्स द पुअर एंड वीक पीपुल टू फॉलो इट, और मजबूर कमजोर लोगों को फॉलो, को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुसरण करना। यानी कि मैंने ये मैप बना दिया और तुमको इसी मैप के हिसाब से चलना है। यानी दबाव देते हैं ये किसको, गरीब लोगों को, उन पर अत्याचार करते हैं कि हमने जो कहा वो कानून बन गया। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि एक कविता से ज्यादा 2-3, क्योंकि इस बीच में ढेर सारे ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही है एक्सट्रैक्शन से। तो एक एक्सट्रैक्शन आया तो बाकी उससे 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो बच ही गया। और अगर उस पोएम से आए ही नहीं तो तब तो ऐसे ही 5-6 एक्सट्रैक्शन से ही क्वेश्चन निकलते रहते। एक क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, झोपड़पट्टी के बच्चों के लिए कवि क्या चाहते हैं, कवि की क्या इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए। अगला है, हाउ कैन देयर लाइव्स मेड टू चेंज, उनकी जिंदगी को कैसे बदला जा सकता है। किनकी जिंदगी को, इन गरीब बच्चों की, इन लाचार कमजोर बच्चों की जिंदगी को कैसे बदला जा सकता है। तो देखते हैं, पहले तो हम लोग पहला क्वेश्चन का जवाब दें कि कवि इन बच्चों के लिए क्या चाहते हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं। द पोएट वांट्स दैट द रिच एंड पावरफुल पीपुल मस्ट रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कवि चाहते हैं कि जो धनी लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, उनको मस्ट रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी,
उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना ही चाहिए। किसके प्रति? टुवार्ड्स द सोसाइटी। आप सबको मालूम है टुवार्ड्स की हिंदी की ओर या के प्रति होता है। तो समाज के प्रति जो उनकी जवाबदेही है, किनकी जवाबदेही? जो पैसे वाले लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही चाहिए। दे मस्ट हेल्प द पुअर चिल्ड्रन ऑफ स्लम इन देयर एजुकेशन। उन्हें स्लम के, झोपड़पट्टी के गरीब बच्चों की मदद करनी ही चाहिए। किस चीज में? उनकी शिक्षा में। ये तो हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वो अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं, यानी उनकी जिंदगी कैसे बदल, किनकी जिंदगी? इन गरीब बच्चों की जिंदगी। द लाइफ ऑफ द पुअर चिल्ड्रन ऑफ स्लम। इन गरीब बच्चे जो कहाँ के रहने वाले हैं, झोपड़पट्टी के जो गरीब बच्चे हैं, उनकी जिंदगी कैन बी चेंज्ड, बदली जा सकती है। कैसे? बाय गिविंग देम एजुकेशन एंड फ्रीडम। क्या करके? उनको शिक्षा दे करके और आजादी दे करके। इस तरह से उनकी जिंदगी बदली जा सकती है। तो आई होप कि आपने ये सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे। केवल समझने से नहीं होगा, आप इन सारे क्वेश्चंस का जवाब भी लिखो घर पर। मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाओ, थोड़ी मेहनत करो और वीडियो को बार बार उसको रिपीट करके सुनो। मैंने कई बार क्लास में भी समझाए थे, अभी वीडियो के थ्रू भी आपको समझा रहा हूँ कि आप जितना सुनोगे उतना सीखोगे। इसलिए सुनते रहो, वीडियो को ओपन करो और सुनने की कोशिश करो कि सर क्या बता रहे हैं उसमें। फिर से दोबारा किताब पढ़ने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पूरा भरोसा है इन बात का। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जैसे मैं आपको निर्देश दे रहा हूं, आप उसका अनुपालन करोगे और अगर अनुपालन करोगे तो आपको पछताना भी नहीं पड़ेगा, ये मेरा दावा है। तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। देख लेते हैं एक बार हम बोर्ड को क्लियर कर दे रहे हैं ताकि पॉज करके आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में भी सुविधा होगी।